कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल बस के अंदर, जहां एक घबराया हुआ छोटा सा बच्चा, जिसके पैरों में भारी लोहे के लेग ब्रेसेस बंधे हैं, पहली बार बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम है फॉरेस्ट। बस का ड्राइवर और सारे बच्चे उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। कोई भी उसे अपने पास नहीं बिठाना चाहता था। तभी अचानक पीछे से एक बेहद मीठी सी आवाज आती है, तुम चाहो तो मेरे पास बैठ सकते हो। ये जेनी थी। जेनी ने बड़ी मासूमियत से उससे पूछा कि क्या वो स्टूपिड है, बट फॉरेस्ट का जवाब एकदम सिंपल था, जो स्टूपिड वाले काम करे वही स्टूपिड होता है। एक्चुअली फॉरेस्ट का IQ सिर्फ 75 था और वो बिना उन लोहे के ब्रेसेस के ठीक से चल भी नहीं पाता था। लेकिन उसकी माँ ने हमेशा उसे यही सिखाया था कि वो दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और जेनी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। जेनी अक्सर अपने घर नहीं जाना चाहती थी और फॉरेस्ट बिना कोई सवाल किए घंटों उसके साथ बैठा रहता था। लेकिन एक दिन कुछ बुलीज ने फॉरेस्ट को परेशान करना शुरू कर दिया। वो साइकिल से उसके पीछे पड़ गए। जेनी चीख रही थी, रन फॉरेस्ट रन। फॉरेस्ट भागने की कोशिश करता है, मगर उसके पैरों के वो भारी ब्रेसेस उसे रोक रहे थे। लड़के एकदम करीब आ चुके थे। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। और उसी वक्त एक चमत्कार होता है। जैसे ही फॉरेस्ट अपनी पूरी ताकत लगाता है, उसके पैरों के वो ब्रेसेस टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। अब फॉरेस्ट इतनी तेज भाग रहा था जैसे कोई हवा का झोंका हो। उस दिन के बाद से फॉरेस्ट ने कहीं भी जाने के लिए सिर्फ भागना ही चुना। इधर सीन कुछ ऐसा था कि जेनी अपने अब्यूसिव पिता से तंग आ चुकी थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसे एक पक्षी बना दे ताकि वो दूर उड़ सके। वक्त बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन फॉरेस्ट को कुछ लड़के फिर से परेशान कर रहे थे और वो अपनी पूरी स्पीड से भागते भागते गलती से एक कॉलेज के फुटबॉल फील्ड में घुस जाता है। उसकी स्पीड देखकर वहां का कोच हैरान रह जाता है और इसी स्पीड की बदौलत फॉरेस्ट को कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो अपनी टीम का स्टार प्लेयर बन जाता है। उसे बस बॉल पकड़नी होती थी और वो किसी मशीन की तरह एंड लाइन तक भागता था। लेकिन जेनी और फॉरेस्ट की जिंदगी अब अलग अलग रास्तों पर जा रही थी। एक रात फॉरेस्ट देखता है कि एक कार के अंदर कोई जेनी को परेशान कर रहा है। वो बिना कुछ सोचे उस आदमी पर टूट पड़ता है। जेनी उस पर बहुत भड़कती है क्योंकि वो आदमी एक्चुअली उसे परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि वो दोनों डेट पर थे। फॉरेस्ट को ये प्यार और रिश्ते समझ नहीं आते थे। उसे बस इतना पता था कि अगर जेनी मुसीबत में है तो वो अपनी जान दे देगा, लेकिन उसे बचाएगा। जेनी एक सिंगर बनना चाहती थी और फॉरेस्ट अपनी कॉलेज लाइफ पूरी करके आर्मी में भर्ती हो जाता है। आर्मी की बस में उसकी मुलाकात बब्बा नाम के एक लड़के से होती है, जो उसका दूसरा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। बब्बा का बस एक ही सपना था, आर्मी के बाद एक श्रिम्प यानी झींगा पकड़ने वाली बोट खरीदना। आर्मी की ट्रेनिंग में फॉरेस्ट एकदम परफेक्ट था क्योंकि उसे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने आते थे। लेकिन उसे जेनी की बहुत याद आती थी। एक दिन उसे एक मैगजीन से पता चलता है कि जेनी एक स्ट्रिप क्लब में गिटार बजाती है। फॉरेस्ट वहां पहुंचता है और देखता है कि कुछ लोग जेनी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वो फिर से उसे बचाता है, लेकिन जेनी कहती है कि वो अपनी जिंदगी के दर्द अकेले ही सहेगी। जाते जाते जेनी उसे एक वार्निंग देती है, अगर वियतनाम में कभी भी जान पर बन आए तो हीरो मत बनना, बस भागना। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और बब्बा वियतनाम के खूंखार जंगलों में पहुंच चुके हैं। वहां उनका कमांडर था लेफ्टिनेंट डैन, जिसके खानदान का हर कोई किसी न किसी जंग में शहीद हुआ था। डैन ने उन्हें सबसे पहला रूल बताया, अपने पैरों का ध्यान रखना। बारिश का मौसम था। लगातार 4 महीने तक बिना रुके बारिश होती रही, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो बारिश एकदम से रुक जाती है। सन्नाटा छा जाता है और तभी अचानक चारों तरफ से भयानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। ये एक एम्बुश था। दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अब उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे। अगर वो अभी नहीं भागे तो सब मारे जाएंगे। डैन चिल्लाता है, पीछे हटो। फॉरेस्ट को जेनी की बात याद आती है और वो पूरी स्पीड से भागने लगता है। वो सेफ जोन में पहुंच जाता है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि बब्बा पीछे छूट गया है। फॉरेस्ट बिना अपनी जान की परवाह किए वापस उस आग के दरिया में कूद पड़ता है। रास्ते में उसे जो भी घायल सोल्जर मिलता वो उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता। तभी उसे लेफ्टिनेंट डैन मिलता है, जिसके दोनों पैर बम से बुरी तरह उड़ चुके थे। डैन चीख रहा था कि उसे वहीं मरने दे, क्योंकि वो एक हीरो की तरह शहीद होना चाहता था। लेकिन फॉरेस्ट उसे भी उठा लाता है। आखिरकार उसे बब्बा मिल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बब्बा फॉरेस्ट की बाहों में दम तोड़ देता है और रोते हुए कहता है, मुझे घर जाना है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट डैन डिप्रेशन में चला गया है और फॉरेस्ट से नफरत करता है क्योंकि उसने उसे मरने नहीं दिया और अब वो अपाहिज हो चुका है।
इसी दौरान फॉरेस्ट पिंग पोंग गेम सीखता है और उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो नेशनल चैंपियन बन जाता है। उसे प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलता है और वो व्हाइट हाउस में अपना मेडल ऑफ ऑनर पहनकर जाता है। वॉशिंगटन में एक एंटी वॉर रैली में उसकी मुलाकात फिर से जेनी से होती है। फॉरेस्ट बहुत खुश था, उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। वो जेनी को प्रपोज करता है, लेकिन जेनी जानती थी कि वो अंदर से टूट चुकी है और फॉरेस्ट जैसे प्योर इंसान के लायक नहीं है। वो उसे छोड़कर फिर से अपनी बंजारा जिंदगी में लौट जाती है। फॉरेस्ट अपना सबसे बड़ा मेडल उसे दे देता है, क्योंकि उसके लिए जेनी से बड़ा कोई मेडल नहीं था। कुछ समय बाद न्यू ईयर की रात को फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट डैन से मिलता है, जो अब व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। फॉरेस्ट उसे बताता है कि वो बब्बा का सपना पूरा करने के लिए एक श्रिम्प बोट खरीदने वाला है। डैन मजाक में कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसका फर्स्ट मेट बनेगा। उसी रात जब दो लड़कियां फॉरेस्ट को स्टूपिड कहती हैं, तो डैन भड़क जाता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। डैन अब भी फॉरेस्ट की इज्जत करता था। फॉरेस्ट सच में अपनी सारी सेविंग्स से एक बोट खरीदता है और उसका नाम रखता है जेनी। डैन भी अपना वादा निभाते हुए उसका पार्टनर बन जाता है। दोनों समंदर में जाल फेंकते हैं, लेकिन महीनों तक उन्हें कचरे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक समंदर का सबसे खौफनाक रूप उनके सामने आता है, हरिकेन कार्मेन। तूफान इतना भयंकर था कि अब उनके पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट थे। डैन बोट के ऊंचे हिस्से पर चढ़ जाता है और भगवान से चिल्ला चिल्ला कर लड़ता है। वो अपनी सारी भड़ास निकाल देता है। अगली सुबह जब तूफान शांत होता है तो किनारे की सारी बोट्स तबाह हो चुकी थीं, सिवाय जेनी के। अब समंदर में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था और फॉरेस्ट की कंपनी बब्बा गंप रातों रात 1 करोड़ों का एम्पायर बन जाती है। डैन फाइनली भगवान से और खुद से सुलह कर लेता है और सुकून की जिंदगी जीने लगता है। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। फॉरेस्ट को खबर मिलती है कि उसकी माँ कैंसर से मरने वाली है। वो भागकर घर आता है। माँ उसे अपना आखिरी लेसन देती है कि जिंदगी एक चॉकलेट के बॉक्स की तरह होती है। तुम्हें कभी नहीं पता होता कि अगली चॉकलेट का टेस्ट कैसा होगा। माँ के जाने के बाद फॉरेस्ट अपना सारा बिजनेस डैन को सौंप देता है। डैन सारा पैसा एक फलों की कंपनी यानी एप्पल में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे फॉरेस्ट इतना अमीर हो जाता है कि उसे कभी पैसों की टेंशन नहीं होती। वो सारा पैसा डोनेट कर देता है। एक दिन अचानक जेनी वापस आती है। वो पूरी तरह थकी हुई और बीमार लग रही थी। कुछ दिनों तक सब एकदम परफेक्ट चलता है। फॉरेस्ट उसे फिर प्रपोज करता है। जेनी उस रात उसके साथ सोती है, लेकिन अगली सुबह चुपचाप उसे छोड़कर फिर चली जाती है। अब फॉरेस्ट का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो वही करता है जो उसे सबसे अच्छे से आता था। वो बस दौड़ना शुरू कर देता है। बिना किसी मंजिल के लगातार 3 साल से भी ज्यादा वक्त तक वो पूरे अमेरिका का चक्कर लगाता रहता है। लोग उसे अपना मसीहा मान लेते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक दिन वो अचानक रेगिस्तान के बीच रुकता है, पीछे मुड़ता है और कहता है, मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझे घर जाना है। कुछ समय बाद उसे जेनी का एक लेटर मिलता है। वो तुरंत उससे मिलने पहुंचता है। वहां जेनी उसे एक छोटे से बच्चे से मिलवाती है। जब फॉरेस्ट को पता चलता है कि वो उसी का बेटा है, तो वो खौफ से पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपते हुए पूछता है, क्या वो भी मेरी तरह स्मार्ट नहीं है? जेनी मुस्कुराकर कहती है कि वो क्लास का सबसे होशियार बच्चा है। फॉरेस्ट राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी जेनी बताती है कि उसे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब सिर्फ कुछ ही समय बचा था। दोनों अपने उसी पुराने कस्बे में वापस आकर शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आता है, जिसके अब टाइटेनियम के नए पैर लग चुके थे और वो अपनी मंगेतर के साथ बहुत खुश था। जेनी अपने आखिरी दिनों में बिस्तर पर पड़ी थी। वो फॉरेस्ट से पूछती है कि क्या वियतनाम में उसे डर लगता था। फॉरेस्ट उसे जंग का खौफनाक मंजर नहीं बताता, बल्कि कहता है कि वहां का आसमान तारों से भरा होता था। समंदर में सूरज डूबते वक्त पानी चमकता था। वहां की झीलें और पहाड़ दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें थीं। जेनी कहती है, काश वो भी वहां होती। फॉरेस्ट बड़ी प्यार से कहता है, तुम हमेशा वहीं थीं। और उसी शांति में जेनी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट जेनी की कब्र के पास खड़ा है। वो सोच रहा है कि क्या हमारी जिंदगी पहले से तय होती है, जिसे डेस्टिनी कहते हैं, या हम बस हवा में उड़ते हुए एक पंख की तरह बिना किसी मंजिल के तैर रहे हैं। उसे लगता है कि शायद ये दोनों ही बातें सच हैं और एक साथ चलती हैं। फॉरेस्ट अपने बेटे को स्कूल बस में बिठाता है और एक सफेद पंख हवा में उड़ते हुए खुले आसमान की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी तेज और चालाक क्यों ना हो जाए, अगर हमारा दिल फॉरेस्ट की तरह प्योर है और हम सिर्फ आज में जीते हैं, तो मंजिल खुद हमारे पास चलकर आती है। आपको इस शानदार फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।
और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके भी दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।